कक्षा 10 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होगा धातु और अधातु। ये आपकी वन शॉट वीडियो होने वाली है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है और 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको डिजाइन किया है। मैं ये गारंटी देता हूं कि इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा बोर्ड में जो आप ना कर पाओ। सभी क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। धातु, सबसे पहले धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी और कैसे इनको प्राप्त किया जाता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं यानी कि जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। धातुओं के कुछ गुण, इनमें धानायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 1, यह वैद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इनमें विद्युत और ऊष्मा दोनों ही अच्छी तरह से प्रवाहित हो सकती है। ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं, इसलिए इनका उपयोग बर्तनों को बनाने में किया जाता है। क्योंकि जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं वो अक्सर मेटल के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा अच्छी तरीके से प्रवाहित हो सके। चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे बेस्ट अच्छे सुचालक कौन कौन सी मेटल हैं आपकी, कौन कौन सी धातु हैं? तो चांदी और कॉपर। अगला पॉइंट, यह तन्य होते हैं अर्थात इनके तार बनाए जा सकते हैं। सोना सबसे तन्य धातु है। क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बेस्ट ही या सबसे बेकार चीजें ही पेपर में पूछ जाती है कि सबसे बेस्ट क्या है और सबसे लोएस्ट क्या है। अगर हम बात करूं, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यह आघातवर्धनी होते हैं, मतलब कि आघातवर्धनी का मतलब इन्हें चोट मारने पर, इन्हें पीटने पर यह पतली प्लेट में फैल जाते हैं, मतलब चोट मारने पर ये फैलते हैं। इनकी सतह चमकदार होती है। यह सामान्यतः ठोस होते हैं। यह अक्सर ठोस होते हैं। सामान्यतः यह सामान्यतः कठोर होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ठोस और हार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये ध्वनिक तथा या सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। ये ध्वनिक होते हैं, मतलब इनको अगर पीटा जाए तो ये ध्वनि पैदा करते हैं। ये आपके धातु के गुण हैं। जब भी क्वेश्चन आता है धातुओं के कुछ 4 या 3 या 5 गुण पूछ सकता है, लास्ट 2-3 बस लास्ट, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं कि धातु कौन कौन सी हैं, आयरन, कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, लेड, जिंक आदि। अब देखो इसमें अपवाद में देखो, मैंने बोला कि यह सामान्यतः ठोस होते हैं 0.6, बट हम अगर अपवाद की बात करें, पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो आपका पारा है, मरकरी जिसे बोलते हैं, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा मैंने देखा 7वां पॉइंट, इसका अपवाद देख रहे हैं हम 7वें पॉइंट का, ये सामान्य कठोर होते हैं। बात करें सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि ये मुलायम होते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट देखा। चांदी और कॉपर यानी कि ये अक्सर ऊष्मा के सुचालक हैं, पर अगर इनमें बात करें लेड और पारा, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। फिर हमने बात की इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो इसके अपवाद की बात करें तो सीजियम व गैलियम का क्वथनांक बहुत कम होता है। इनके जो क्वथनांक है वो कम होते हैं। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक क्या है? वह बिंदु, वह ताप जिस पर वस्तु वाष्प में बदलना वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाए। एक होता है गलनांक और एक होता है क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक वह ताप जिस पर वस्तु गलना शुरू कर दे, और क्वथनांक मतलब वाष्प में बदलना शुरू कर दे, भाप में बदलना शुरू कर दे। ये पॉइंट है, ताप है, टेम्परेचर है, बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। अधातु क्या है? अधातु को समझते हैं।
ये सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सामान्यतः का मतलब या सामान्य का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ और भी बिहेव दिखाते होंगे, पर हम सामान्य की बात करें तो ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये तन्य नहीं होते, मतलब इनको खींचा नहीं जा सकता। ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब इन्हें पीटा जाए, ठोका जाए तो ये टूट जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। ये चमकदार नहीं होते। पर देखो पेपर में जैसे मैंने नीचे बात की आपके इसमें अपवाद, ये मैंने जो 4 अपवाद मैंने यहाँ देखे, ये ही पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अपवाद आपको अक्सर याद रखने हैं। ये चमकदार नहीं होते, इनमें ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति रखते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जबकि वो सिर्फ ठोस में पाए जाते हैं धातु, और अधातु ठोस भी हो सकती है, द्रव भी और गैस भी तीनों अवस्था में पाई जा सकती है। ये सामान्यतः कठोर नहीं होते। चलिए अब इनके एग्जाम्पल की बात करें कि उदाहरण कौन कौन से। कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। चलिए अपवाद में बात करें, अपवाद तो नहीं कह सकते, ये तो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, अपवाद नहीं बोलूंगा मैं इसको, ए माय मिस्टेक, यहाँ अपवाद नहीं बोल सकता मैं से, मतलब ये नोट करके बोल सकता हूं, बता देता हूं इसको। मैं से नोट करके बोल सकता हूं। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऐसी धातु है ब्रोमीन, ऐसी धातु ब्रोमीन है। और ठोस रूप में तो कार्बन है, और लिक्विड में और उसमें गैस में तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब उसमें पाई जाती हैं। आगे आयोडीन चमकदार धातु, सॉरी ये भी मिस्टेक हो गया, अधातु, अधातु है। आयोडीन चमकदार अधातु है। बाकी क्या लिखाया मैंने, ये चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन एक चमकदार अधातु है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हमने यहां बात की कि ये सामान्यतः विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन हम यहां बता रहे हैं कि कुछ अपवाद हैं। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। चौथा हमने बताया फिर ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते, 7वां पॉइंट। इसका अपवाद क्या है, कार्बन का अपर रूप हीरा बहुत कठोर होता है। जो भी नेचुरल पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनमें सबसे कठोर हीरा होता है। चलिए अब ये कुछ नोट्स ऐसे हैं जो तुम्हें रट लेने चाहिए, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इनके लिए कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा केमिकल इक्वेशन नहीं है उसमें चैप्टर में, याद करने का ज्यादा हुआ पॉइंट है। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। समझो इसको, ये कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारी अधातु हैं और जो अधातुओं के ऑक्साइड बनेंगे, अब इस पॉइंट को थोड़ा आगे भी समझ लेंगे, अधातुओं के जो भी ऑक्साइड बनेंगे वो अम्ल बनाते हैं। ये पॉइंट इससे कनेक्ट करो। और जो भी धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे अब इस पॉइंट को समझिए। उपधातु क्या है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ये तत्व उपधातु कहलाते हैं। जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी, जो धातु और अधातु दोनों तरह के गुणधर्म दिखाते हैं। इन तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी कहलाते हैं। चलिए अब यहां बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। नंबर 1, धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वह क्या बनाती है, क्या बनाती है, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाती है। ये पॉइंट याद रखेंगे।
इसमें और कुछ भी, ये बिल्कुल सीधे सीधे याद रखने हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। इसके कुछ केमिकल हम रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा, MgO। अब हमने इसको बैलेंस किया हुआ है, देखो Mg, इसको रिएक्ट कराया, MgO बना। अब यहाँ ऑक्सीजन के दो थे तो रिएक्ट किया, तो ऑक्सीजन के दो करने के लिए दो किया, फिर मैग्नीशियम को भी दो किया, मतलब ये केमिकल को बैलेंस किया हुआ है। जैसे हम फिर कॉपर एक मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। मैं लिख देता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका कॉपर ऑक्साइड, यानी जो भी मेटल होगी इसके साथ ऑक्साइड ऐड कर देना है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, दोनों जो नीचे दे रखे हैं, एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये दोनों ऐसे ऑक्साइड हैं कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड बोले जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी क्या होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हो, समझो इसको, ये भी पॉइंट मैंने नोट करके दे रखा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉमा जिंक ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या है, लवण है, वो है आपका धातु ऑक्साइड, और ये अम्ल है, और इन्होंने बनाया लवण और जल। ठीक है, अब देखो ये तो अम्ल हुआ, अम्ल, और इसने बनाया ये लवण बनाया और ये जल बनाया। हम ये जानते हैं कि अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं, मतलब कि यहां ये क्षार रहा होगा, अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड अब किसकी तरह बिहेव किया इसने, है क्षार की तरह। क्षार और अम्ल मिलकर लवण बनाते हैं। अब आगे देखो, ये एक क्षार है NaOH क्षार, सोडियम एल्यूमिनेट ये आपका लवण है, सॉल्ट है, प्लस H2O जल है, ये तो क्षार है, इसका मतलब यहां अम्ल रहा होगा, तभी तो लवण प्लस जल बनाया है। अर्थात अब यहां एल्युमिनियम ऑक्साइड ने अम्ल की तरह व्यवहार किया, अब क्षार और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, सीधे सीधे ऐसे याद रखने हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अधिकांश धातु जल में अघुलनशील हैं। जल में सभी धातुएं नहीं घुलती हैं, लेकिन इसमें कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कौन कौन सी ऐसी, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। अधिकांश धातु जल में अघुलनशील हैं। धातु ऑक्साइड मैं कह सकता हूं, धातु नहीं, धातु ऑक्साइड, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। एग्जाम्पल देख लो, Na2O धातु ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड हो गया, जल में आपने इसको घोला तो इसने क्या बनाया, NaOH यानी बेस बना दिया। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड K2O, जल में घोला आपने तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया इसने, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये दोनों क्या है, क्षार, क्षार है। जितने भी मैंने स्टार बना रखे हैं सभी पॉइंट है जो तुम्हें याद करने हैं। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं समान दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। हमने ऊपर देखा है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्शन नहीं करती। सोडियम तथा पोटेशियम बहुत तेजी से क्रिया करती हैं, इनको खुले में छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती हैं। अगर सोडियम और पोटेशियम को अगर हमने खुला छोड़ दिया तो ये आग पकड़ लेंगे, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन का मतलब मिट्टी के तेल में इनको प्रिजर्व, वो इनको संभाल के रखा जाता है जिससे ये खराब या आग ना पकड़ सके। आगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुओं पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है जो इन्हें पुनः ऑक्सीकरण होने से बचाती है। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है,
इन पे क्या होता है, ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। और इन पे जो परत चढ़ती है वो इन्हें पुनः ऑक्सीकरण होने से बचाती है, मतलब ये कभी खराब नहीं होंगे। एल्यूमिनियम है उस पर हम कभी भी, जैसे हम लोहे पर जंग लग जाती है तो उसको बचाव करने के लिए पेंट वगैरह लगा देते हैं। तुमने कभी भी एल्यूमिनियम, जिसपे कांच के फ्रेम जो होते हैं जिसमें कांच के शीशे चढ़ाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के, हल्का होता है, ऐसे व्हाइट कलर का दिखता है सिल्वर की तरह, उस पर कभी आपने पेंट होता हुआ नहीं देखा हुआ, क्योंकि उस पर पेंट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो खुद एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाता है जो उसे कभी खराब नहीं होने देता। जैसे आजकल घरों में जस्ता यानी जिंक के फाटक आ रहे हैं, जिन वो भी कभी खराब नहीं होते, क्योंकि वो भी जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जस्ता जिसको बोलते हैं हम अपनी आम भाषा में, अर्थात ये खराब नहीं होते, इन पे परत चढ़ जाती है। आगे इसी बात को एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से घिसा जाता है। क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों उसे घिसते हैं। क्यों घिसते हैं, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो उसे जलने से रोकती है। आगे, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि जैसे आयरन वैसे तो जलाने पर जलता नहीं है, वो पूछ सकता है ऐसी कौन सी मेटल है जो जलाने पर जलती नहीं है, लेकिन अगर हम जो ज्वाला निकल रही है, जो लौ निकल रही है कहीं, उसमें अगर लोहे का चूर्ण डालते हैं तो वो तेजी से जलने लगता है, या अगर उस धातु का चूर्ण डालें तो वो जलने लगता है, तो वो क्या है, वो आयरन है। मैं बता रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी का एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने यहां ना लिखा हो, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तुम किसी कभी भी किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे देना, किसी भी साल का हो, तो मैं क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल 101%। आगे, कॉपर का दहन तो नहीं होता, उसी की तरह बात कर रहे हैं, लो आयरन की तरह, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन आयरन का चूर्ण जल सकता है। लोहा नहीं जलता लेकिन लोहे का चूर्ण जल सकता है। दूसरा, कॉपर जल नहीं जलता, लेकिन कॉपर पे काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। बात करें आगे, सिल्वर। सिल्वर क्या है, सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर और आयरन सो कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड नहीं कर सकते। मैं जिन पॉइंटों की बात कर रहा हूं, पेपर में इनसे अलग पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे इसकी बात कर रहे हैं हम, सोडियम और पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। फिर आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक। मतलब कि जो आपका मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है, ये नहीं जलते। ये क्या बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कभी खराब नहीं होते, कभी खराब नहीं होते। जो ऊपर सब चीजें दी गई हैं उनको यहाँ एक बार में हम यहाँ रिवाइज भी कर सकते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये आसानी से बहुत तेज उसके साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये परत बनाते हैं। देखो ये सोडियम और पोटेशियम, जैसे इनकी जो बात की है, तेजी से अपक्रिया करते हैं, तेजी से। ये मेटल ऑक्साइड की परत बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड की। फिर बात करें हम कॉपर की, और नीचे जिसके पॉइंट ऊपर दे रखे हैं, आपका Fe और दे रखा है। अब Ag और Au ये किसी भी ताप पर रिएक्ट नहीं करते। कॉपर है और आपका आयरन है, आयरन वैसे नहीं जलता, बट वो आयरन क्या कर सकता है, उसका चूर्ण जल सकता है। अब पॉइंट अगला, एनोडीकरण, एनोडाइजिंग, इसको क्या बोलते हैं। हमने देखा कि एल्यूमिनियम पे अगर परत चढ़ जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तो उसे खराब होने से बचाती है। आयनोडीकरण क्या है, हम एक प्रोसेस के दौरान उस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट आता है धातु की जल के साथ अपक्रिया। धातु पहले ऑक्सीजन के साथ देख लिया, अब जल के साथ देख रहे हैं कि कैसे कैसे रिएक्ट करता है।
जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। क्या करेंगे, धातु प्लस जल क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी पॉइंट आपको सीधे सीधे याद रहने चाहिए। हम ये देखो स्टार बना के लिखा हुआ, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, बनाती हैं लेकिन सभी धातुएं रिएक्ट नहीं करती हैं। अब देखो ये पॉइंट सीधे सीधे, पोटेशियम तथा सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं तथा यह अभिक्रिया बहुत तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब ये बहुत तेज होती है और इनमें ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है ऐसे। उत्सर्जन हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। क्या हुआ, हमने पढ़ा यहां क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब क्या है, जब हमने सोडियम या पोटेशियम को जल से रिएक्ट कराया तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकली और धातु ऑक्साइड निकला। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये ऊष्माक्षेपी भी है, मतलब ऊष्मा भी निकल रही, तो वो हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। इसलिए हमें उनको प्रैक्टिकल लैब में सब में बचना चाहिए सोडियम और पोटेशियम को रिएक्ट कराने से, इनको जल के साथ या किसी के साथ। देखो हमने यहाँ पोटेशियम की रिएक्ट कराई है, पोटेशियम K प्लस H2O KOH बना, हाइड्रोजन गैस निकली और साथ में बहुत सारी हीट निकली। जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जैसे हम बात करें पोटेशियम सोडियम के साथ तेज होती है, लेकिन कैल्शियम के साथ ये प्रोसेस थोड़ी धीमी होती है। हीट तो निकलती है लेकिन उत्सर्जित हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ पाती, उतनी हीट नहीं निकलती कि वो हाइड्रोजन को जला सके। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम प्लस जल इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जितने भी स्टार बना रखे हैं सबको याद कर लें। किसी इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। कैल्शियम आपका तैरना प्रारंभ कर देता है क्योंकि वो हाइड्रोजन के गैस के बुलबुलों के साथ ऊपर आ जाता है। ऐसा ही मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठंडे जल के साथ यह रिएक्ट नहीं करेगा। यह गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ऐसे ही जैसे कैल्शियम ऊपर आता है, ऐसे यह भी कैल्शियम की तरह तैरना प्रारंभ कर देता है, मैग्नीशियम भी आपका। आपको वो सीरीज याद रखनी है, रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसके आधार पर मैं समझाऊंगा अभी आपको आगे। एल्युमिनियम आयरन जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल से ही ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन यह भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये वेपर से रिएक्ट कर जाती हैं, भाप से रिएक्ट कर जाती हैं और ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आगे लेड सिल्वर कॉपर गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए गीजर कॉपर के बनाए जाते हैं, लोहे के नहीं बनाए जाते। क्वेश्चन आ सकता है कि जो गीजर हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, लोहे के क्यों नहीं बनाए जाते। क्योंकि देखो गीजर में पानी, गीजर का जो टैंक होता है उसकी बात कर रहे हैं। गीजर में जो पानी वेपर में बदलता है तो हमने देखा है कि भाप के साथ आपकी ये वाली रिएक्शन करती हैं, एल्युमिनियम आयरन जिंक तीनों करेंगे। अगर हमने आयरन यानी लोहे का अगर बना दिया तो वो भाप के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जबकि कॉपर सिल्वर लेड ये अक्सर आदि भाप के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो फिर कॉपर वाला जो गीजर है वो भाप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन लोहे का कर जाता, खराब हो जाता। अच्छा, मैं अगर यहाँ इस बात को यहाँ समझाने की कोशिश करूं आपको, तो देखो ये तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तेज रिएक्ट करती हैं और यहाँ ऊष्मा भी निकलती है, मतलब आग निकलती है, ऊष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा निकलती है, जिससे हाइड्रोजन गैस जल जाती है। कैल्शियम में यहाँ ऊष्मा निकलती है बट बहुत ज्यादा ऊष्मा नहीं निकलती। और ये तीनों ही कैसे, ठंडे जल से रिएक्ट कर सकते हैं, आपके तीनों ही, तीनों कर सकते हैं। बात करूं मैग्नीशियम की, ये ठंडे जल से रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या काम करेगा, ये गर्म जल से रिएक्ट करता है, ये ठंडे से कर सकते हैं। फिर एल्युमिनियम जिंक आयरन ये तीनों, ये तीनों आपके भाप से रिएक्ट करते हैं, भाप से अपक्रिया कर लेंगे। अगर मैं बात करूं आपका पीबी कॉपर HgAu ये सभी
किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं आपके, अपक्रिया नहीं करते। नहीं करते। क्लियर? ये आप एक बार में याद रखोगे पानी के साथ। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया। ये अगला पॉइंट है। अब देखो, धातु अम्ल के साथ, हम ये अम्ल और धातु वाले चैप्टर में भी, अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं। इससे पिछले वाला चैप्टर था, नहीं पढ़ा है तो फिर से समझ लीजिए। धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। धातु प्लस अम्ल, लवण और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें। धातु आपका जैसे मैग्नीशियम है, इसको HCl अम्ल के साथ रिएक्ट कराया तो MgCl2 लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनी। और एक और एग्जांपल, एल्यूमिनियम को HCl के साथ करो तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख दिए, बाकी एक एग्जांपल ही मोर देन सफिशिएंट है। आगे बात करें, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। हमने अभी जस्ट पीछे बात की कि धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, पर नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, ध्यान रख लेना। लेकिन इसमें भी कुछ है, मैग्नीशियम और मैंगनीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। वैसे अक्सर धातुएं अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज ये नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ धातुओं का क्रम, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ धातुओं का जो क्रम है, मतलब कैसे कैसे ये रिएक्ट करती हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन। मैग्नीशियम के साथ अधिक ऊष्मा निकलती है, मतलब कि मैग्नीशियम के साथ करोगे तो हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा ऊष्मा। फिर एल्युमिनियम के साथ करोगे तो कम ऊष्मा, जिंक के साथ और कम, और आयरन के साथ और कम ऊष्मा निकलेगी। सीधे सीधे याद ही करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना इसमें। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर की, Cu। तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl के साथ बोल रहे हैं, के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl की बात कर रहे हैं, तनु मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, सांद्र जिसमें पानी की मात्रा कम हो, सीधे सीधे। अब आगे बात करते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया HCl और HNO3 यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। इन दोनों को 3:1 में मिलाने पर, अगर 3 लीटर HCl और 1 लीटर नाइट्रिक अम्ल मिला दें तो आपका एक्वारेजिया बन जाएगा, आपका एक्वारेजिया बन जाएगा। अब देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, धातुओं की धातु लवणों के विलयन के साथ अपक्रिया। धातु है कोई और उसका धातु लवण के साथ कोई दूसरी धातु लवण के साथ, जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड के साथ क्या बनेगा? ए का लवण का विलयन और बी का धातु। समझो इसको, ये ज्यादा कुछ भी नहीं, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा विस्थापन इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। अपक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर देती हैं, आपने पढ़ा है। हम अब तक देख चुके हैं कि सभी धातुएं समान क्रियाशील नहीं होती हैं, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि सभी क्रियाशील नहीं है, इसलिए हम अब सक्रियता के क्रम में इन्हें लिखेंगे। अगर इस बात की बात करूं, ये विस्थापन का है। जैसे आपने कोई भी धातु ली, जैसे आपने लिया कॉपर, यहां लो आयरन, आयरन प्लस कॉपर क्लोराइड ले लो CuCl2,
अब देखो आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर आता है, तो ऊपर कॉपर मतलब वो आयरन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, मतलब ये बनाएगा FeCl2 प्लस कॉपर। देखो हमने कहा धातु ए, और ए का लवण विलयन बनेगा, ए ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, और जो बी धातु का लवण था वो बी धातु अलग निकल गई आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके क्या उपयोग है, क्या लाभ है, ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको लिखवा लेता है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखो मैंने जितनी भी डेफिनेशन ली है सब एनसीईआरटी से लिए हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कोई भी डेफिनेशन मास्टरमाइंड वगैरह में किसी टीचर के द्वारा अलग लिखाई हो सकती है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो यहां लिख रही है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी यानी कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, वो एजी मरकरी, एजी सिल्वर, एयू गोल्ड। ये घटते क्रम में है, मतलब इनकी सक्रियता नीचे की तरफ कम हो रही है, और सबसे ऊपर सबसे तेज रिएक्टिव वाली है। देखो सबसे अधिक अवक्रियाशील घटती अवक्रियाशील के रूप में, और सबसे कम अवक्रियाशील के रूप में। ये आप सक्रियता श्रेणी को याद रखेंगे। मैं आपको कुछ हिंट दे दूं कैसे याद रखेंगे। आप K4 केदार, Na4 नाथ, Ca4 का, Mg4 माली, Al मतलब आलू, Zn4 जरा, Fe मतलब फीके, Pv मतलब पकाता है। और नीचे आप इसे याद रख सकें सीधे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। चलिए एक क्वेश्चन है, मैंने उसी का यहाँ क्लिप काट के लगाया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इस बात को। A, B, C और D चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। ABCD हमारे पास चार वो हैं धातु हैं, ये रही चार धातु हैं। अब क्या किया है, यहां आयरन सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, जिंक सल्फेट लिया है, और सिल्वर नाइट्रेट लिया है। अब ये देखना चाह रहे हैं कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखो ए जो धातु है आपकी, वो आयरन सल्फेट के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती है, जबकि कॉपर सल्फेट को ये विस्थापित कर देती है, और जिंक सल्फेट उसमें कुछ भी नहीं दिया गया इसमें। फिर बी कोई धातु है, वो आयरन सल्फेट को विस्थापन कर पाती है, इसमें कुछ भी नहीं है, और जिंक सल्फेट के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं है। अब देखो ये सब कुछ दे रखा है, इसको भी हम ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखो, इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अपक्रियाशील धातु वो होगी जो सबसे ऊपर होगी और जो सबको हटा रही होगी, जो सबको हटा रही होगी। ठीक है, दूसरा धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। धातु ABCD को अपक्रियाशील के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित क्रम में तभी लिख पाएंगे जब हमें सबसे अधिक क्रियाशील, फिर कम क्रियाशील, उससे भी कम क्रियाशील पता हो। चलो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको बहुत आसान वे में इसको करते हैं। हमने क्या क्या लिया है, आयरन सल्फेट, तो आयरन ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, और सिल्वर ले लो। इनको घटते क्रम में लिख लो। देखो हमने जो सक्रियता श्रेणी लिखी है ये घटते क्रम में, प्लस में क्या होता है, ऊपर वाली धातु ये पोटेशियम नीचे वाली किसी भी धातु को उसके विलयन से अलग कर सकती है, बट नीचे वाली ऊपर वाली को यानी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता, बट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा सकता है। यानी कि मैग्नीशियम नीचे वाली किसी को हटा सकता है अपने से नीचे, और नीचे से ऊपर कोई भी नहीं हटा सकता। इसका प्रयोग करना है। देखो मैं इनको लिखता हूं, जिंक जरा फीके, पकाता, पी तो है नहीं, पकाता है,
तो फिर उसके बाद आएगा कॉपर, फिर सबसे लास्ट में आएगा एज। बाकी जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है सक्रियता श्रेणी, उनमें से मैंने 4 को इनके क्रम में लिख लिया पहले से ही। अब देखो यहां पीछे देखो, जिंक, आयरन, फिर नीचे कॉपर और एजी। बाकियों को मिटा देता हूं, ये 4 हैं, इनको मैंने क्रम में लिख लिया। अब देखो ऊपर वाला नीचे को हटा सकता है। पहले में देखो ए जो धातु है वो आयरन सल्फेट के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती है, मतलब कि आयरन के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती है, तो आयरन से नीचे आ रही है वो। ए जो है, कलर बदल लेता हूं, ए जो है आयरन से नीचे है यहां, यहां। और कॉपर सल्फेट विलयन को विस्थापित कर देती है। कॉपर को हटा सकती है क्योंकि कॉपर से ये ऊपर आ रही है, कॉपर को हटा सकती है। ठीक, मैंने बहुत अच्छा रखा इसे। फिर देखो बी, बी आयरन को विस्थापित कर रही है, आयरन को विस्थापित कर रही है तो इससे ऊपर आ रही है, लेकिन ये और कॉपर से ना जिंक से ना सिल्वर से, कॉपर और जिंक दोनों को नहीं हटा पा रही है, कॉपर को और जिंक को। सॉरी, बी 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 मैं सी को पहुंच गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बी में यहां कुछ नहीं दे रखा, जिंक के लिए दे रखा, जिंक से रिएक्ट नहीं कर पा रही है। जिंक से रिएक्ट नहीं कर पा रही है मतलब जिंक के नीचे है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। फिर आ जाओ सी, आयरन के साथ कोई अपक्रिया नहीं, कॉपर के साथ कोई अपक्रिया नहीं, दैट मीन आयरन और कॉपर से ये नीचे है। जिंक से भी कोई क्रिया नहीं, तो इसका जिंक से भी नीचे, लेकिन सिल्वर को हटा रही है तो सिल्वर से ऊपर होगी, तो मतलब यहां है कहीं ये सी। अब आ जाओ डी पे, आयरन से कोई अपक्रिया नहीं, कॉपर से कोई अपक्रिया नहीं, मतलब जिंक से कोई अपक्रिया नहीं, इनसे नीचे आ रही है, और सिल्वर से भी कोई अपक्रिया नहीं, मतलब कि इन सबसे नीचे आ रही है डी यहां। ठीक है, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे पहले का आंसर है सबसे अपक्रियाशील, सबसे ऊपर वाली, दैट मीन बी आंसर। बी को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? ये बी है और ये कॉपर में डाला जाए तो ऊपर आ रही है, तो ये कॉपर को हटा देगी, कॉपर को हटा देगी। तीसरा क्वेश्चन, एबीसीडी को क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखो। लिख दो, सबसे ऊपर बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। ये इसका क्रम बन गया, वेरी सिंपल। क्वेश्चन आगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के महत्व एवं विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अगर आपके पास विद्युत रासायनिक श्रेणी है तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा अपक्रियाशील है। नंबर 2, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है कि कौन किसको कितना, मतलब हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है और कौन नहीं। जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हटा सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो हटा नहीं सकते। तीसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न ऑक्सीकारकों की ऑक्सीकारक क्षमताओं तथा विभिन्न अपचायक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। बस याद कर लो तुम पॉइंट हो। अब देखो प्रश्न आ गए हैं, क्या क्या प्रश्न है। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है? अब देखो, लोहे की मतलब आयरन की को, अगर कॉपर से आयरन ऊपर आता है तो हटा देगा, अन्यथा नहीं हटा पाएगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में एफ यानी कि आयरन लोहा कॉपर से ऊपर आता है, और लोहे की कील पर तांबा चिपक जाता है। भाई उसे हटा देगा, वो हटा देगा तो उसके ऊपर चिपक जाएगा। अगला क्वेश्चन, तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर विस्थापित करता है। जो आपका तांबा है वो सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को हटा देता है, मतलब कॉपर, तांबे का मतलब कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब एजी नाइट्रेट। जिंक सिल्वर, किंतु जिंक वो सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता, क्यों? अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज को लिखूं तो यहां पे लिखता हूं, यहां लिख लेता हूं, दिख रहा है नहीं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, एच नीचे आ रहा है, लिखना पड़ेगा आगे, एक मिनट बट आगे आगे लिखता हूं, ऐसे आएगा नहीं।
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, दैट मीन Au। अब देखो, तांबा सिल्वर नाइट्रेट को हटा सकता है, क्यों नहीं हटा सकता? कॉपर Ag से ऊपर है, ये ऊपर है तो इसको हटा देगा, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर जिंक को नहीं हटा पा रहा है, देखो तो सिल्वर यहां है और जिंक ऊपर है, तो इसका मतलब इसे हटा ही नहीं पाएगा क्योंकि सख्ता श्रेणी में से नीचे है। लिख दो आंसर, बस सिंपल। तांबा सख्ता श्रेणी में सिल्वर से ऊपर आता है, ऊपर होने का मतलब तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। लेकिन सिल्वर सख्ता श्रेणी में जिंक से नीचे आता है, अर्थात कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। आगे अब लास्ट पॉइंट चल रहा है आपका, धातुओं का निष्कर्षण, मतलब धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले वो पॉइंट जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, खनिज क्या है? पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अगला, अयस्क क्या है? देखो, अयस्क और खनिज दोनों एक ही बात है। क्या डेफिनेशन है? उस खनिज को जिसमें किसी धातु को सरलता पूर्वक अथवा कम खर्च में अलग किया जा सकता है, उस धातु का अयस्क कहलाता है। एक मिनट, अच्छा ये अलग अलग हो गया है। उस खनिज को जिसमें से, मतलब सब खनिज आपके पास, लेकिन जैसे लोहा हमें प्राप्त करना है, 2 खनिज है, 2 आपको मिट्टी मिली, एक मिट्टी में से तो कम लागत में हमने लोहा निकाल लिया, एक में ज्यादा लागत में निकल रहा है, तो जिस मिट्टी में से कम लागत में निकल रहा है उसे हम अयस्क बोलते हैं, लोहे का जिसका भी जो भी चीज निकल के आ रही है। धातुओं के कुछ अयस्क दे रखे हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे कॉपर का अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट, फॉर्मूला आपके पास CuFeS2। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, लेड का अयस्क गैलेना, जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंडी, आयरन का अयस्क हेमेटाइट, आयरन का दूसरा अयस्क कोई मैग्नेटाइट है, राइट नहीं मैग्नेटाइट है, कैल्शियम का जिप्सम और पारे का सिनेबार। तो ये सिनेबार और जो आगे दे रखे हैं उन्हीं के यहाँ ये नाम है, अयस्कों के नाम दे रखे हैं मैंने केमिकल फॉर्म में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सख्ता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन बन सकता है स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं जो सख्ता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं। सख्ता श्रेणी अगर आपको याद है तो आप उनके नाम भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, कॉपर। अब आइए, सख्ता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। ये धातुएं बहुत अनअभिक्रिय हैं। अनभिक्रिय क्या मतलब क्या है? कि सबसे कम क्रियाशील है। इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो धातुएं अपक्रिया शक्यता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं उनको हम सीधा गर्म करके ही धातु प्राप्त कर सकते हैं। आ जाइए आगे, जैसे Hg, ये नीचे आता है सबसे नीचे, तो Hg पाया जाता है सिनेबार है, आपके मरकरी यानी पारे का अयस्क सिनेबार है। मरकरी का एक अयस्क है सिनेबार, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में परिवर्तित होता है तथा और अधिक करने पर यह मरकरी में यानी कि Hg में बदल जाता है। रिएक्शन ये रही आपकी, बस इतना ही लिख देंगे तो आप बहुत ज्यादा है। HgS ऑक्सीजन की रिएक्ट कराया हमने, ऑक्सीजन से वायु में गर्म किया, टेम्परेचर दिया, तो ये HgO और SO2 में बदल गया। तो देखो जो आपको Sg ये S दिखाई दे रहे हैं मतलब सॉलिड, गैस, सॉलिड और गैस के रूप में ये चीजें प्राप्त हो रही हैं। फिर हमने क्या किया, इस HgO को लिया, इसको हमने लेकर फिर और अधिक गर्म किया तो हमें Hg और O2 अलग अलग मिल गए। इसी प्रकार हम कॉपर भी नीचे आता है, कॉपर को भी हटा सकते हैं। CuS कॉपर सल्फाइड से ऑक्सीजन रिएक्ट कराओ,
कॉपर ऑक्साइड और SO2 अलग मिल गई। फिर कॉपर ऑक्साइड को लो, फिर इसको कॉपर सल्फाइड के साथ फिर रिएक्ट कराया, मतलब और टेम्परेचर पे हमने गर्म किया, तो आपको कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग अलग मिल गया। अब शक्यता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होगा, इसको समझ लो। शक्यता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु अभिक्रियाशीलता में मध्यम होती है, मतलब ये मध्यम तरह की रिएक्ट करती हैं, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम प्रकृति में। या प्राय सल्फाइड, या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगी, मतलब सल्फर का सूत्र होगा या कार्बोनेट का सूत्र होगा CO3। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, मतलब अगर धातु सल्फाइड के रूप में है और एक ऑक्साइड के रूप में है, तो ऑक्साइड वाली से आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। मतलब पहले अगर सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में है तो आप पहले उसे ऑक्साइड की फॉर्म में बदल लीजिए। अब देखो, इनसे पहले कुछ पॉइंट याद कर लीजिए। वर्जन क्या है और निस्तापन क्या है। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। कार्बोनेट एस को सीमित वायु में, देखो यहां देख लो, अधिक ताप पर गर्म करने पर और सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर, यहां वायु की कोई वो नहीं होगी या सीमित वायु होगी, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, इस अपक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अगर कार्बोनेट एस को आप धातु ऑक्साइड में बदल रहे हो, कार्बोनेट एस को धातु ऑक्साइड में बदल रहे हो तो निस्तापन, सल्फाइड एस को ऑक्साइड में बदल रहे हो तो भर्जन कहलाता है। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, हमने जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, गर्म किया हमने इसको, फिर ZNO और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिले। हमने सल्फर को किया है, देखो सल्फाइड एस के, तो मतलब ये पहली वाली भर्जन अपक्रिया है। फिर हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, फिर बना हमें जिंक और कॉपर ऑक्साइड, तो हमें यहाँ प्राय बिल्कुल जिंक प्राप्त हो गया। अगर हम जिंक सल्फाइड को ना जिंक कार्बोनेट ले लें, मतलब निस्तापन कराएं, तो जिंक कार्बोनेट को टेम्परेचर पर गर्म किया तो ZNO और CO2 मिले, फिर ZNO को कार्बन के साथ रिएक्ट कराओ, अपचयन कराओ इसका, फिर ZNS और CO में प्राप्त हुआ, मतलब जिंक सल्फाइड प्राप्त हुआ। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है, ये ZNS नहीं आएगा, यहाँ कहीं भी कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जिंक मिलेगा, जिंक मिलेगा, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, मतलब प्योर जिंक चाहिए ना, सल्फाइड कहां से लगा दिया। कार्बन क्या है, अपचायक का कार्य करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे पढ़िए। अपचायक का प्रयोग करने के अलावा अधिक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करा के भी धातु को अलग किया जा सकता है। जैसे हमने कॉपर मिलाया था, कॉपर क्या है, कॉपर अपचायक का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप उस वाली रिएक्शन को काम में ले लो, विस्थापन अपक्रिया को, कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को अलग हटा देगी, अलग हटा देगी तो हम अलग प्राप्त हो जाएगी। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूड़ के साथ गर्म किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूड़ के साथ गर्म किया जाता है, तो यह विस्थापन अपक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मिलाओ तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम आपकी अधिक अपक्रियाशील है, तो इसने Mn को हटा दिया और Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको प्राप्त हो गया, और साथ में हीट भी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी है। इससे इतनी ऊष्मा अधिक निकलती है कि धातु गलत अवस्था में आपको प्राप्त होती है। जब भी हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे तो ये जो विस्थापन अपक्रिया हो रही है, इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, और इतनी सारी हीट निकलती है कि धातु जो मिलती है हमें वो मेल्टिंग फॉर्म में मिलती है। अब आगे आता है थर्मेट अपक्रिया। थर्मेट अपक्रिया पर टिप्पणी, जैसे निस्तापन पे, इन पे टिप्पणी करने के लिए अक्सर आता है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अपक्रिया, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अपक्रिया का प्रयोग करके रेल की पटरियां, मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है, जोड़ने के लिए कर लिया जाता है। इस अपक्रिया को थर्मेट अपक्रिया कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन आपको याद करनी है, जो भी रिएक्शन बनाई है बस उनको समझ लेना है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
शक्यता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होगा? ये देखो बहुत अपक्रियाशील है, इसके बारे में समझ लो। शक्यता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु अत्यंत अपक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ये मतलब कार्बन से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते तो ऑक्सीजन से करती हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा अलग किया जाता है। मतलब विद्युत अपघटनीय अपचयन मतलब विद्युत अपघटन के द्वारा हम इन्हें अलग करेंगे। चलिए आगे उदाहरण अगर बात करूं, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, जो भी ये क्लोराइड के साथ मिले हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, कैथोड यानी कि कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड आपका नेगेटिव पॉइंट और एनोड पॉजिटिव पॉइंट पर क्लोरीन मुक्त होती है। जब भी इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो हम दिष्ट धारा यानी कि बैटरी वाली धारा यूज करते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को एनोड, नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। तो कैथोड पे धातु चिपक जाती है और एनोड पे क्लोरीन चिपक जाती है। फिर पॉइंट समझो, एल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत अपघटन अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी ऐसा किया जा सकता है। धातुओं का परिष्करण क्या है? विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं ऊपर से, जैसे चाहे हम उसे भर्जन का, निस्तापन का, किसी भी अपक्रिया का प्रयोग करके जो भी धातु हमने अब तक प्राप्त की वो अपने आप में प्योर नहीं होती। उसके लिए हमें अलग परिष्करण मतलब उसको अलग तरह से सफाई उसकी करनी पड़ती है। क्या शुद्ध नहीं होती? इनमें अपद्रव्य होते हैं, कुछ मिला हुआ होता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। आपके सिलेबस में, अब इसको समझा देता हूं, और आपके सिलेबस में कॉपर का परिष्करण दे रखा है हमें। क्या है इसको समझ लो और सीधा सीधा पॉइंटों को ऐसे ही तुम्हें पेपर में लिखना है। एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि 100 नहीं आ सकते, 100 ही आएंगे। जैसे मैंने लिख रखा है ऐसे लिख देना, बेकर क्वेश्चन कर देना, आप पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको। कॉपर, टिन, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। पूछने लगे निम्न में से किसका विद्युत अपघटनी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किस धातु को, तो आप देख सकते हैं। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु की एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। देखो हमने यहां लिया हुआ है, एक मोटी बनाई है और एक पतली बनाई है। मोटी एनोड है और पतली कैथोड है। देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के द्रव के रूप में किया जाता है। और जो भी धातु है उसका लवण बनाओ और उसको इसमें भर दो और उसमें इन दोनों रॉडों को हमें अंदर लगाना है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अब इसमें यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी हमने और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो एनोड पर संचित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पे निक्षेपित हो जाती है। मतलब जो आपका एनोड है ये मोटा है, यहां से कुछ धातु जैसे करंट फ्लो करता है तो इसमें घुल जाती है, जो भी आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है जो भी है, और इस कॉपर सल्फेट से धातु उतनी मात्रा में धातु इस पे चिपक जाती है। मतलब कैथोड बाद में मोटा होना शुरू हो जाएगा और एनोड पतला होना शुरू हो जाएगा। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं। जो घुलने वाली अशुद्धियां वो नीचे घुल जाएंगी इसमें। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जैसे एनोड पंख कहते हैं। और जो घुल नहीं पाती वो नीचे यहां इकट्ठी हो जाती हैं। यहां ये रही, यहां इकट्ठी हो जाती हैं। किसके नीचे? एनोड के नीचे। देखो ये आप चित्र आपको बनाना है। कॉपर का आपको दे रखा है, कॉपर का आपको इसको लेकर बना देना है। अब कुछ पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला संचारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संचारित होती है, नष्ट होती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। पहला क्वेश्चन, खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्यों? सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड
की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। और काले रंग की जो बनती है वो आपकी सिल्वर सल्फाइड होती है, सिल्वर सल्फाइड। कॉपर पे हरे रंग की बनती है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तथा हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह परत बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। अब मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। हर क्वेश्चन को रट के डाल दो, बार बार वीडियो को देखो। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। मतलब अगर एक प्रॉपर प्योर धातु है और एक मिश्र धातु, तो मिश्र धातु जो शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। मतलब मिश्र धातु जो बनेगी उसमें करंट अच्छा फ्लो करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलने का पॉइंट कम हो जाता है। धातु और पारे के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। जब धातु और पारे को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, पूछ सकता है अमलगम क्या है? जब धातु और पारे को आपस में मिला दिया जाए तो अमलगम बनता है। पीतल जो है वो तांबे और जस्ते से मिलकर बनाई जाने वाली मिश्र धातु है। पीतल तांबे और जस्ते से। कांसा कॉपर तथा टीन से बनी हुई मिश्र धातु है। पीतल तांबे और जस्ते से, यानी कॉपर और जस्ते से, और कांसा कॉपर और टीन से। मिश्र धातु कांसा विद्युत की कुचालक है। मतलब वैसे विद्युत की ये सुचालक होती हैं, पर कांसा विद्युत की कुचालक है। सोल्डर बनाया जाता है जो रंग वगैरह जो टांका लगाने काम आता है। सीसा एवं टिन से बनने वाली मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। कोई भी अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट में मिस्टेक हुई है, कोई भी चीजें, तो आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद आप मुझे किसके लिए वन शॉट बनाना है उसके लिए कमेंट करिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।